नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन, गुड मॉर्निंग। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित कविता उत्साह तथा अट नहीं रही है के विषय में बता रहा हूँ। थोड़ी सी जानकारी हम कवि के विषय में ले लें। कवि परिचय में है कि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख आधारस्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था भैया। निराला की शिक्षा घर पर ही हुई थी। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का घर पर ही अध्ययन किया था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों से वे बहुत अधिक प्रभावित हुए, लेकिन इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहा कि ये पारिवारिक जीवन बड़ा कष्ट इनका बीता। इनके पिता, चाचा, पत्नी सभी की मृत्यु हो गई। बाद में इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। चलिए, लेकिन इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो हम लोग जानते भी हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि। अप्सरा, अलका, प्रभावती, लिली, सखी, चतुरी चमार इत्यादि इनके उपन्यास और कहानी संग्रह हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छायावादी कवि निराला की भाषा में चित्रात्मकता, कोमलता भी है। संगीतात्मकता, प्रकृति व प्रकृति का कुशल प्रयोग हुआ है। उनकी कविताओं में मुक्तक छंद है भैया। भाषा की सरलता, सहजता, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली उनकी कविता की विशेषता है भैया। कवि निराला का निधन वर्ष 1961 में ही हो गया था। अब देखिए, पाठ की रूपरेखा है उसके विषय में बता रहा हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत बादलों की ओर, एक और तो लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया भैया, तथा दूसरी ओर उन्हें विध्वंसक, ध्वस्त, नष्ट, विप्लव मतलब विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक रूप में भी बताया गया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत है। अब है दूसरी कविता अट नहीं रही है। कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास का दर्शाया है, जिसको हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। इस तरह अब देखिए, उत्साह कविता में कवि क्या कहता है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। बिकल बिकल उत्साह थे उत्साह, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कविता छोटी है, इसका थोड़ा सा शब्दार्थ जान लीजिए। देखिए, घोर मतलब होता है भयंकर, गगन मतलब आसमान जिसको आकाश कहते हैं, धाराधर मतलब बादल, ललित मतलब सुंदर, विद्युत मतलब बिजली, नवजीवन मतलब नया जीवन, वज्र मतलब कठोर, नूतन मतलब नई। अब देखिए क्या कहते हैं कवि। इसका कवि कहते हैं कि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो, तुम्हारी सुंदर बाल। देखिए कवि क्या कहता है बादल को कि तुम्हारे सुंदर बाल केश काले एवं घुंघराले हैं, एक कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज में फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यात करते हुए कहते हैं भैया, याद रखिएगा, कवि निराला बादलों को कवि के रूप में, याद रखिएगा, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है, जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, प्रीत प्यासे जन की इच्छा पूरी करते हैं, उसी प्रकार तुम, अर्थात बादल को कवि के रूप में कहता है कि तुम संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपा कर नई सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। आगे कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त है, लोगों के मन में दुखी है, इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार की सभी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो गए हैं। संसार के लोग उदास हो गए हैं गर्मी के चलते। आकाश की अज्ञात माने अनजान दिशा में आए हुए घने बादलों, तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों की सुखी कर दो। इस तरह मेरे प्यारे भैया, अब दूसरी कविता है अट नहीं रही है।
देखिए अट रही नहीं, क्या कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, शट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में मंद गंध गुण पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पाट नहीं रही है। थोड़ा शब्दार्थ जान लीजिए। अट मतलब समाना, आभा मतलब सौंदर्य, पर मतलब पंख, मंद गंध मतलब हल्की हल्की खुशबू, पुष्पमाला मतलब फूलों की माला, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री मतलब सौंदर्य। अब देखिए कवि इसमें क्या कहते हैं कि फागुन के बहुत अच्छा अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं भैया कि चारों ओर फागुन की शोभा समान ही पा रही है, फागुन की शोभा तन में समान ही पा रही है भैया। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम सांस लेते हो, उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो, वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। इस तरह फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि मैं इन सब से आंख हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पाता हूं। इस समय डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई रहती हैं। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध में मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी है। इस प्रकार जगह जगह फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है कि वह सौंदर्य समा नहीं पा रही। इस तरह बसंत ऋतु का एक मार्मिक वर्णन इन्होंने कवि ने किया है, जिसका सौंदर्यता का वर्णन किया है। आगे मेरे प्यारे भैया बहन मैं प्रश्नोत्तर बताता, लेकिन समय का अभाव में मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन इसके माध्यम से जितने भी इसमें प्रश्न आएंगे आप जरूर लिख सकेंगे, यह मेरा आत्मविश्वास है। धन्यवाद, नमस्कार।